हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि आपको अगर लगे कि वीडियो लेंदी है तो आप चाहेंगे तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नोटिस देखेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। ये दोस्तों देखेंगे तो कब जारी किया गया, 16 मई 2023 को जारी किया गया। आप जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली थी 2019 में, एग्जाम हुआ था दोस्तों 2022 में, जिसका डीबी के जो रिजल्ट आया था दोस्तों कि कौन क्वालिफाइड कौन नहीं क्वालिफाइड हुआ था आपका 3 मार्च 2023 को। और जो डीबी डेट घोषित किया दोस्तों उसके संबंध में जो नोटिस आया दोस्तों वो आया आपका 16 मई 2023 को। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उसके लिए डिटेल्स में थोड़ा हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये देखेंगे तो बताया गया दोस्तों कि अभिलेख परीक्षण पत्र यानी दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है। ये हमारे दोस्त हैं, उन्हीं का एक दोस्तों है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता दें कि जिन भी भाई बहन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों और पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और क्या क्या मैंडेटरी है, क्या नहीं लेकर जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे तो दोस्तों यहाँ बताया गया, यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है दोस्तों। पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, जो कोड दिया था 22/8/10, यहीं पर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी डीबी वेन्यू है दोस्तों। और अपने डेट में आपको पता है कि डेट वाइज आ गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 मई 2023 से जानते हैं दोस्तों 16 जून 2023 तक चलने वाला है। तो अपने अपने डेट में आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ कैंडिडेट का नाम होगा, यहाँ थोड़ा मैंने हाइड कर दिया है दोस्तों। और देखेंगे तो उनका पिता का नाम या पति का नाम जो भी होगा यहाँ पे होगा, तो अपना देख लीजिएगा। बाकी नीचे देखेंगे तो इसमें दोस्तों जो विज्ञापन संख्या है वो बताया गया है यहाँ पे कि 606 एग्जाम 2019 से जानते हैं दोस्तों कि विज्ञापन संख्या 6 है। और जो भर्ती निकली थी दोस्तों 2019 में निकली थी, तो वही बताया गया है। और यहाँ देखेंगे तो इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है दोस्तों, जिन कैंडिडेट का मैंने ये रखा है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखेंगे तो होने वाला है 19/6/2023 यानी सॉरी दोस्तों 9/6/2023 यानी 9 जून 2023 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उनकी रिपोर्टिंग टाइमिंग देखेंगे तो 10 बजे की है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है। तो चलिए और नीचे देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो दूसरे में आपने देख लिया दोस्तों कि इसमें कुछ और कुछ नहीं करना। पहले पहले में जो कुछ दिया है सब कुछ इसमें आपका नाम यहाँ होगा, फादर नेम होगा, इसमें डिटेल्स दिया होगा। और इसमें कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रिपोर्टिंग टाइमिंग कौन सी है, पद कौन सा है दोस्तों, ये सब बताया गया। तो चलिए दूसरे में देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। दूसरे में देखें दोस्तों बताया गया कि आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र, देशाना पत्र तथा विभिन्न परीक्षाओं के प्रांतांकों के विवरण का प्रपत्र को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा अपने प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की 100 प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा जन्म जन्म प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण के संबंध में समस्त जानकारी द्वारा प्रमाण पत्र की समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। मूल प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र से मिलान के बाद अपेक्षित अभिलेखों की 6 प्रति आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्न या गलत पाई जाती है तो आपको अभिलेख परीक्षण से वंचित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि उनके शैक्षिक अंक पत्र अभिलेख प्रमाण पत्र आयुक्त विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व तक का होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है उस समय आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उस समय जो आप देंगे जानकारी, तो उसमें दी गई जानकारी अब जब आप फॉर्म फिल किएंगे दोस्तों उस समय दी गई जानकारी में अगर किसी प्रकार का मिसमैच या संगति पाई जाएगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, उसका जानते हैं कि फोटो कॉपी लगाना है। और ये भी बताया गया दोस्तों कि जिस बेस पे डॉक्यूमेंट सॉरी दोस्तों फॉर्म निकला था, आप जानते हैं कि हाई स्कूल और जो इसमें 4 ट्रेडें दिया गया है दोस्तों, उसी की बेस पे फॉर्म अप्लाई किया गया था। तो वो जो डिग्री है दोस्तों यानी हाई स्कूल और जो ITI आपने किया है, जो फॉर्म निकला था उससे पहले पहले का पूर्ण होना चाहिए। ये बताया गया दोस्तों अपेयरिंग वालों को अलाउ नहीं किया गया है, इसमें ये सब बताया गया है। बाकी अभी लोग हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, सब कुछ अभी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे।
चलिए तीसरे नंबर में देखते हैं कि क्या बताया गया। तीसरे नंबर में देखें तो बताया गया दोस्तों कि अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के समय अपने पासपोर्ट साइज के न्यूनतम 2 फोटोग्राफ स्व प्रमाणित कर अवश्य लाएं तथा 2 अप्रमाणित फोटो भी साथ में लाएं। इसमें 4 फोटोग्राफ के बारे में बात किया गया दोस्तों, बट आप 4 नहीं, कम से कम 10 से 12 फोटो ले लीजिएगा। और स्व प्रमाणित का मतलब ये दोस्तों कि आप फोटो के पीछे अपना नाम, रोल नंबर और सिग्नेचर कर लीजिएगा। और चौथे में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया कि आपका अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ है, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको चयनित किया गया है दोस्तों, ये से बताया। पांचवें नंबर में देखेंगे क्या बताया गया। पांचवें में बताया गया यदि आप पद की पात्रता अर्हता की शर्तें पूरी न करते हैं तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों तथा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण कर नहीं माना जाएगा। जिन अभी परीक्षाओं के परीक्षा फल हाल में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्थान ने नियमित प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दिए हैं, उनके लिए औपबंधिक सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्रों के स्थान पर दिखाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों यही है कि अपरिंग वालों को किसी प्रकार का इसमें वो नहीं दिया गया है दोस्तों। बाकी आप जब जानते हैं कि वैसे भी 2019 का जब फॉर्म भर निकली है और 2023 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, जो आपकी डिग्री कंप्लीट हुई दोस्तों, वो आपका दोस्तों जो आपका फॉर्म है उससे पहले पहले का पूर्ण होना चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स उसमें जो लगने वाला है दोस्तों, वो आपका नया लगेगा पुराना, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। छठे नंबर में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया अभिलेख परीक्षण के समय वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अभिलेख परीक्षण नहीं किया जाएगा दोस्तों। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाएगा वो आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होगा तो आपका बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, बाहर कर दिया जाएगा। अभिलेख परीक्षण के समय परिसर में मोबाइल फोन को साइलेंट स्विच ऑफ मोड पर रखना होगा, ये सब आप जानते ही हैं दोस्तों, तो आप सावधानी बरतेंगे। तो ये तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर था, हर कैंडिडेट के पास आ गया होगा जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया यूपी SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए। तो ये आपने देख लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर था इसमें दोस्तों। बाकी मैं एक बार और बता दूं दोस्तों, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसका 2-2 3-3 फोटो कापी करा लीजिएगा, क्योंकि वो आपके पास जमा होगा। बाकी 8 से 10 फोटो ले लेंगे, उस पर सिग्नेचर, कुछ पे सिग्नेचर, डेट और रोल नंबर वगैरह लिख दें, कुछ ऐसे रख लेंगे दोस्तों। बाकी चलिए अब हम नीचे देखते हैं। ये प्रपत्र आपको 4 प्रपत्र डाउनलोड किए होंगे, वो वही कैंडिडेट जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो प्रपत्र 1 में देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या बताया गया है। यहाँ देखेंगे तो दोस्तों वही पता सब बताया गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप तीतल गोमती नगर लखनऊ। यहाँ प्रपत्र यहाँ देखेंगे तो फोटो चिपकाना है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि आप उस पर तिथि के डेट लिख देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और अपना रोल नंबर भी लिख देंगे दोस्तों। नीचे देखेंगे तो यहाँ विज्ञापन संख्या बताया गया। विभाग संख्या के बारे में हमें भी डिटेल्स में नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी यूपी की जो वेबसाइट उस पर सर्च मारा बट कुछ मिला नहीं, तो इसलिए विभाग संख्या के बारे में मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि विभाग संख्या में आपको क्या फिल करना है। जिन कैंडिडेट को अगर पता है कि विभाग संख्या में क्या फिल करना वही भरेंगे, और जिन कैंडिडेट को नहीं पता वो नहीं भरेंगे। वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पता करके भी आप वहाँ फिल कर सकते हैं कि विभाग संख्या में क्या भरना है। ऐसा नहीं करेंगे कि पता भी ना हो और कुछ भी इसमें फिल ना कर दें, गलती हो जाने के बाद वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। तो ये खाली स्थान छोड़ सकते हैं, अगर नहीं पता है तो भर लीजिएगा, नहीं पता है तो वहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पता करके आप आसानी से फिल कर देंगे और सही और सटीक रहेगा, मेरा तो यही मानना है दोस्तों। तो चलिए और नीचे देख लेते हैं इसमें और क्या बताया गया। यहाँ देखेंगे तो आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, यहाँ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ रोल नंबर दिया गया है। नीचे देखेंगे तो दोस्तों बताया गया है कि पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। पद या सेवा का नाम, तो दोस्तों ये पद कौन सा है, तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का है। और विभाग कौन सा है दोस्तों, तो मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग है। और पद यहाँ लिखेंगे दोस्तों तो क्या आपको लिखना है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, यहाँ पद फिल करना है। नीचे देखेंगे तो बताया गया अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में, तो यहाँ पर आप हिंदी में अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा होगा जिन भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। नीचे देखेंगे तो तीसरे नंबर में दोस्तों बताया गया अभ्यर्थी पत्र व्यवहार का पूरा पता, यानी पता आप लिखेंगे जो भी एड्रेस होगा और वही एड्रेस लिखेंगे दोस्तों जो आपको जाति प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस होगा सेम वही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी ना लिख दीजिएगा। और जो फॉर्म भरते वक्त आपने एड्रेस वगैरह दिया होगा सेम
वही होना चाहिए, कुछ इधर उधर ना कर दीजिएगा। नीचे और देखेंगे तो उसमें दोस्तों बताया गया परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। अगर आपके एड्रेस में किसी प्रकार का चेंज हुआ है, 2019 में आप जानते हैं कि ये फॉर्म निकला था और 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, तो अगर किसी प्रकार का आपका एड्रेस में चेंज हुआ है तो इसमें बताया गया है कि पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। तो आपको किस पते पे भेजना है, तो दोस्तों यहाँ पता देखेंगे तो दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बीकावन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ और कोड 22/810। ये पता लिखकर आप चाहेंगे तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जब आपका अगर किसी प्रकार का एड्रेस चेंज है और उस पर आप लिख देंगे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन रोल नंबर वगैरह जो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वही कैंडिडेट करेंगे जिनका पहले सॉरी दोस्तों, जो एड्रेस था वो कुछ और था, अब एड्रेस चेंज हो गया। बाकी पहले जैसा ही है कि एड्रेस, तो उसमें किसी प्रकार का आपको नहीं भेजना है, अब यहाँ एड्रेस फिल कर देना है। चौथे में चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया। इसमें बताया ग्राम आबलिक नगर जिला तथा राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी अस्थायी निवासी हो तो आप ग्राम भर देंगे, नगर भर देंगे, जिला भर देंगे, राज्य भर देंगे। पांचवें में बताया गया दोस्तों जन्म तिथि दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो अंकों में आपका ऑलरेडी फिल होगा, बाकी आपको शब्दों में यहाँ लिख देना है। छठे में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया अभ्यर्थी के पिता पति का नाम लिख देंगे, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी के पिता या जन्म स्थान, और नीचे देखेंगे तो बताया गया दोस्तों अभ्यर्थी के पिता यदि मृत हों तो अंतिम पता, अन्यथा जो प्रेजेंट टाइम का पता वो लिखेंगे। यहाँ देखेंगे गाँव में बताया गया दोस्तों क्या पिता अब्लिक पति ने कभी अपना राष्ट्रीयता बदली है, यदि हाँ तो विवरण दे, यानी राष्ट्रीयता बदली है दोस्तों तो विवरण दे सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नीचे दोस्तों बताया गया देखेंगे कि इसमें कट कर सकते हैं, बाकी आप नहीं भी लिख सकते हैं या कट कर सकते हैं जहाँ नहीं लिखना है। बाकी अगर राष्ट्रीयता चेंज हुई है दोस्तों तो आप उसको बदल लिख भी सकते हैं, विवरण भी दे सकते हैं। चलिए सातवें नंबर में देख लेते हैं सातवें नंबर में क्या बताया। सातवें नंबर में देखेंगे तो बताएगा क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दे और आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि भारतीय नहीं है तो बताया गया है, यदि नहीं है तो आप पूरा विवरण देंगे और उसके पास साथ में एक प्रमाण पत्र लगाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हो ऑलरेडी इंडियन ही है। आठवें में चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। क में देखेंगे तो बताया क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, उत्तर यदि हाँ या नहीं में दीजिए। जो उत्तर देना है दोस्तों क्या आरक्षण चाहते हैं तो हाँ या नहीं में देना है, और यहाँ टिक कर सकते हैं। यदि हाँ तो टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो उस पर भी टिक कर देंगे। आगे बताया गया यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दे तथा निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ देखेंगे वर्ग बताया गया दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो यहाँ ओबीसी लिख देगा। जाति में जैसे मान लीजिए यादव लिख दिया, उपजाति में यहाँ अहिर लिखते हैं, ऐसे लिखना है अगर किसी प्रकार का आप आरक्षण चाहते हैं तो। ख में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया आपका अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग पब्लिक जाति की आयु सीमाओं में छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दे और निर्धारित प्रमाण पत्र का संलग्न करें। इसमें भी वही दोस्तों बताया कि अगर आप चाहते हैं आरक्षण एज में तो आप इसमें हाँ करेंगे, उसके बाद आप वर्ग लिखेंगे, जाति लिखेंगे, उपजाति लिखेंगे, और जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा दोस्तों उसका एक फोटो कॉपी आप जो उसको साथ में लगा लेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो पता चलेगा ना दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप जानते हैं कैटेगरी वाइज आपको एज में छूट मिलता है। ओबीसी का 3 साल, इसमें तो नहीं पता बट दोस्तों ऐसे ओबीसी का 3 साल, फिर एससी एसटी का थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो इस हिसाब का आपको छूट मिलेगा। इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा जब आप छूट चाहेंगे तो एक कैंडिडेट थे जिन्होंने कमेंट भी किया था कि ये कैसे करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आप किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं तो इसमें हाँ पर टिक करेंगे और वर्ग लिखेंगे, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जिस जाति में आते हैं वो जाति लिखेंगे और उपजाति लिखेंगे, और अपना जाति सर्टिफिकेट दोस्तों वो अपन इसके साथ लगा देंगे, यानी फोटो कॉपी जो होगी उसकी दोस्तों लगा देंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको नया लगेगा पुराना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नया हो तो नया लगाइए, पुराना हो तो पुराना लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो कमेंट किए थे भाई उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी कैंडिडेट इस समय देखेंगे वीडियो उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। थोड़ी वीडियो लेंदी होगी दोस्तों क्योंकि हम लोग एक एक लाइन को डिटेल्स में देखते चलेंगे, इसलिए आप चाहेंगे तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। चलिए 9 में देखते हैं 9 में क्या बताया गया है। कहा गया क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं। ख में बताया गया दोस्तों यदि हाँ तो यहाँ करेंगे यस, यदि नो तो यहाँ अपना कट कर देंगे दोस्तों। ख में बताया गया यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी से पहले जीवित या महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ एक ही का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है, दो दो तो
बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं पे टिक कर देंगे। चलिए दोस्तों 10वें में देख लेते हैं। 10वें में क्या बताया गया। 10वें में देखेंगे तो बताया गया दोस्तों कि सभी शैक्षिक तथा ऑब्लिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं में जिन्होंने अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का पूरा विवरण दें। यानी आपको दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें डिटेल्स में देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया हाई स्कूल का दोस्तों, जो आप हाई स्कूल के हैं उसका सब्जेक्ट ही लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप करा हो इसमें सारा सब्जेक्ट फिल कर देंगे। इसमें बोला गया श्रेणी अथवा ग्रेड जो भी हो, यानी सिर्फ जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पास हो या ग्रेड हो जो भी दिया हो आपके मार्कशीट में आप देखेंगे तो होगा, इसमें आप फिल कर देंगे। किस सन में आपने पास किया यानी किस वर्ष में आपने हाई स्कूल पास किया वो अपना लिखेंगे। यहाँ देखेंगे तो दोस्तों बताया गया कितना प्रतिशत आपको अंक मिला वो अपना लिख देंगे। यहाँ देखें प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यानी सर्टिफिकेट संख्या जो दोस्तों होगी, सर्टिफिकेट नंबर जो दोस्तों होगा वो अपना फिल कर देंगे। आपके मार्कशीट पे रहेगा वो अपना फिल कर देंगे। इसमें देखेंगे प्राप्त विशिष्टियाँ का विवरण, आपने कितना अंक प्राप्त किया वो आप यहाँ पे लिख देंगे हाई स्कूल में। ऐसे ही सेम कंडीशन इंटर में है दोस्तों। इंटर का भी आप ऐसे ही करेंगे कि विषय लिखेंगे, कौन से श्रेणी से पास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, कौन से ईयर में आपने पास किया, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है दोस्तों, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कितना अंक आपने अर्जित किया, सारा ऐसे ही लिखेंगे। स्नातक, स्नातकोत्तर ऐसे यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें जो भी आपके पास हो उसका जो भी डिटेल्स है सब में सेम उसी तरह से आपको फिल कर देना है। इसमें देखेंगे तो दोस्तों इसमें अन्य में बताया गया अन्य शैक्षणिक प्रावधिक डिप्लोमा डिग्री अर्ताओं शोधकर्ता आदि का विवरण, यानी आपके पास डिप्लोमा डिग्री कुछ भी हो, जैसे डिप्लोमा हो बीटेक हो तो भी आप इसमें जानकारी अपना दे सकते हैं। बाकी हाई स्कूल तो देना ही देना है और आईटीआई आपने किया उसका डिटेल्स तो देना ही देना है दोस्तों। बाकी इसमें देखेंगे तो 11 नंबर में क्या बताया गया। खेल कूद शारीरिक व्यायाम प्राप्त प्रवृत्ता तथा पठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई पूरा विवरण हो, जैसे कोई भी विवरण दें, अगर कुछ भी आपके पास हो तो उसमें विवरण दे सकते हैं। इसमें बताया गया खेल कूद में अगर किसी प्रकार का आपको पास सर्टिफिकेट हो तो उसमें छूट वगैरह मिलेगा, इसके लिए आप इसमें विवरण दे सकते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए 12 नंबर में देखते हैं इसमें क्या बताया गया। बताया गया अभ्यर्थी अपना विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्व विवरण नीचे दें। पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप, वेतन तथा वेतन क्रम, सेवा योजक का नाम तथा पूरा विवरण, प्रवेश तिथि, नियुक्ति का स्थान, पूर्व पद या त्याग दशा में छोड़ने की स्थिति। ये उन कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में अगर किसी प्रकार के जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए है। और वैसे कैंडिडेट को जब वो जॉब अगर कर रहे होंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ तो ऐसे कैंडिडेटों को एनओसी लगता है, जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं और इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, जॉब लेना चाह रहे हैं, तो उनके एनओसी लगेगा। बाकी और किसी नॉर्मल कैंडिडेट को एनओसी नहीं लगेगा, ना ही ऐसा कुछ भरना है जो कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए 13 नंबर में देख लेते हैं 13 नंबर में क्या बताया गया। 13 नंबर में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। इसमें देखेंगे तो बताया गया अनिवार्य प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, अधिमानी प्रदत्त प्रमाण संख्या। इसमें दोस्तों जो आपका डिटेल्स है वो भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला इसमें भर दीजिएगा जो जो भी होगा आपके पास। 14 नंबर में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। अगर आपने सेना में किसी प्रकार की सेवा की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। बाकी बताया गया प्रमाण पत्र संख्या, अपना जो प्रमाण पत्र होगा उसकी संख्या यहाँ लिखना है। दूसरा में कहा गया एनसीसी अगर आपको सर्टिफिकेट होगा तो भी आप यस या नो कर सकते हैं और प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे, अगर होगा तो यस, नहीं तो नो तो कर ही देना है। 15 में चलिए देख लेते हैं 15 में क्या बताया गया। 15 में देखेंगे तो बताया गया क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। ख में बताया क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग की किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिवारित किया गया, यदि हाँ तो विवरण दे। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा में पदच्युत अथवा हटाया गया अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया, यदि हाँ तो विवरण दें। अगर इस किसी प्रकार का ऐसी किसी के साथ कंडीशन हो तो आप उसका विवरण दे सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। उम्मीद तो है ये दोस्तों कि ऐसा किसी के साथ नहीं होगा कि किसी पे केस चल रहा हो या किसी को सेवानिवृत्त किया गया हो, यानी सेवा जॉब से निकाला गया हो सरकारी वगैरह से। बाकी प्राइवेट का तो कोई इसमें इशू नहीं है दोस्तों। चलिए 16 नंबर में देख लेते हैं 16 में क्या बताया गया। 16 में बताया गया दोस्तों आवेदन परीक्षा शुल्क के नियम निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण दें। यानी दोस्तों आपको फी रिसिप्ट जो आप के बारे में बताया गया है, यानी आपने जब फॉर्म भरा होगा तो फी पेमेंट किया होगा उसके बारे में कुछ डिटेल्स पूछा गया है, इसमें बताना है। इसमें बताया बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी, यानी जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसमें मांगा गया है। जब आप देखेंगे दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो जो आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें आप नीचे बीच में जाएंगे तो दोस्तों उसमें डिटेल्स में देखेंगे तो उसमें बैंक का नेम, पेमेंट कोड,
पेमेंट मोड लिखा होगा, उसके नीचे आप जिस भी बैंक से आपका ट्रांजैक्शन हुआ होगा दोस्तों, यानी फी पेमेंट हुआ होगा, उस बैंक का नाम लिखा होगा। नीचे उसके देखेंगे तो फी ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी, और उसके बाद आपका जो भी चार्ज कटा हो ऐसे, तो ओबीसी जो कैंडिडेट थे उनका 185 रुपये फी था, तो देखेंगे तो 185 रुपये लिखा होगा। बाकी ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी, कुछ इंग्लिश के शब्द होंगे, कुछ दोस्तों गिनती के शब्द होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, बाकी उसमें डेट लिखा होगा। तो इसमें यही सब भरना है। यहाँ आपको ट्रांजेक्शन आईडी भरना है, यहाँ देखेंगे तो धनराशि यानी कितने रुपए आपकी फीस लगी तो वो भरना है, अंकों में यहाँ शब्दों में भरना है, दिनांक यानी जिस समय आपने पेमेंट किया हो दोस्तों वो लिखना है आपका। बाकी किस बैंक से आपका पेमेंट वगैरह हुआ है वो आपको उसमें देखेंगे फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में तो लिखा होगा। बाकी यहाँ जनपद यानी जिला लिख देना है। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों कि क्या बताया 17 नंबर में। तो 17 नंबर में देखेंगे तो दोस्तों बताया, यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो तो यहाँ एक अलग से विवरण दें और उसे आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर दें। दोस्तों इसमें ये बताया गया कि और भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप उसको ऐड लिख सकते हैं, और उसका जो प्रमाण पत्र होगा दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उसका भी आप फोटो कापी वगैरह लेकर जा सकते हैं। बाकी जितना मांगा गया उतना ही लेके जाइए, ज़्यादा लेके जाने भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नीचे देखेंगे तो बताया गया अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, यहाँ आप मैं और यहाँ नाम लिखना है दोस्तों। बताया गया घोषणा करता या करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो भी वर्णन है वो मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है, या यदि उसमें असत्य विवरण या पाया जाए तो अपात्र ठहरा दिया जाए या जाऊँ, यदि चयनित हो गया या हो गई हूँ तो सेवा से हटा दिया जाए। यानी घोषणा पत्र है दोस्तों कि आपने जो भी जानकारी दिया वो सही और सटीक है। नीचे देखेंगे तो इसमें दिनांक बोला गया है दोस्तों, दिनांक लिख देना है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएगा उस दिन का डेट लिख दीजिएगा। यहाँ देखेंगे तो स्थान बताया गया, यहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम बताया गया, पूरा पता बताया गया। और इसी की बात कर रहा है दोस्तों कि आप जहाँ अगर नो लिखना चाहते हैं तो नो लिख सकते हैं, नहीं देखेंगे तो बताया गया जो लागू न हो उसे काट दिया जाए, यानी ऐसे कट भी कर सकते हैं। तो ये प्रपत्र 1 था दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया। बाकी अगर किसी प्रकार की दिक्कत रही हो तो दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन छूट गया, कोई बताने में मुझसे गलती हो गई हो या कुछ ना बताया दोस्तों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसको बता दूंगा। बाकी चलिए प्रपत्र 2 में देखते हैं कि प्रपत्र 2 में क्या दिया गया है। उम्मीद है कि प्रपत्र 1 में दी गई जानकारी आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्रपत्र 2 में दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ, यहाँ डेट लिखा गया कि कब ये नोटिस आई है 16/5/2023, और ये कब डाउनलोड वगैरह किया गया है देखें। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट का लिखा होगा, रोल नंबर कैंडिडेट का लिखा होगा। या देखेंगे तो बताया प्रमाणी पत्र अटेस्टेंस फॉर्म दिया गया दोस्तों। इसमें देखेंगे तो चेतावनी के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चेतावनी दी गई है। इसमें देखेंगे तो पहले नंबर बताया गया है, इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छुपाना अनर्हता समझी जाएगी और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनर्हत समझा जा सकता है। यानी जो भी आप जानकारी देंगे दोस्तों सही और सटीक जानकारी दीजिएगा, अन्यथा बाद में आप ही को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया है, यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध डिटेंड दोष सिद्ध प्रस्ताव प्रतिवारित आदि किया जाए तो उनके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं दोस्तों। आप कोशिश करिएगा नहीं, करिएगा ही ऐसा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएगा तो आप सही और सटीक रूप से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। किसी प्रकार का धोखाधड़ी का मामला न करिएगा, न धोखाधड़ी करने की कोशिश करिएगा। जो भी करिएगा सही और सटीक रूप से करिएगा कि बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अन्यथा आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, उसके बाद भी आपकी जॉब या उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो इसलिए जो भी जानकारी दीजिएगा सही और सटीक दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। चलिए नीचे और देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। एक में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी जो हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका जो नाम होगा वो अपना नाम वगैरह उसी हिसाब से भरिएगा। क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो गया चाहे नाम हो गया, जो भी डिटेल्स मैच कराया जाएगा दोस्तों आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से ही मैच कराएगा। जो हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, चाहे और जो भी डिटेल्स होगा वही हर मार्कशीट सर्टिफिकेट में होना चाहिए। दूसरे नंबर में देखेंगे तो बोला गया पिता का पूरा नाम, साथ ही यदि कोई हो तो बताया गया माता का पूरा नाम, उपनाम अगर कुछ हो तो उसको भी लिख सकते हैं, अन्यथा केवल नाम ही लिख सकते हैं। नीचे देखेंगे तो चौथे नंबर में बताया गया तो दोस्तों राष्ट्रीयता, पिता, माता, पत्नी और ये सॉरी पति पत्नी ये सब बताया गया। राष्ट्रीयता में आप जानते हैं दोस्तों क्या लिखना है,
भारतीय लिखना है, और धर्म वगैरह तो दिया नहीं हो, वहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी हो धर्म हो आपका वो लिख सकते हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो राष्ट्रीयता में दोस्तों ये मतलब ये है कि पिता की राष्ट्रीयता क्या है, माता की क्या है, पति का क्या है, पत्नी का क्या है, सब बताना है। यहाँ देखेंगे तो बताएगा निम्नलिखित का जन्म स्थान, यानी इसमें पति का जन्म स्थान अगर हो तो, पत्नी का जन्म स्थान अगर हो तो, अन्यथा कोई भरने की जरूरत नहीं है। चलिए नीचे देख लेते हैं इसमें 5वें नंबर में क्या क्या बताया गया। 5वें नंबर में देखेंगे तो दोस्तों बताया गया अस्थायी निवास का पूरा पता, अर्थात गांव, थाना तथा जिला, सड़क, मार्ग या गली, मकान नंबर सहित। इसमें जो जो मांगा गया वो भरिएगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर न हो तो उसको नहीं भरिए। जो आपका गांव हो तो गांव भरेंगे, थाना हो तो थाना भरेंगे, जिला, अब सड़क हो तो सड़क, मार्ग, गली, मकान संख्या, अगर मकान संख्या न हो तो नहीं। ऐसा कुछ जो भी डिटेल्स होगा वो सही भरिएगा। ऐसा नहीं कि जो दे दिया आपके पास है नहीं वो भी चिपका दें, ऐसा नहीं करना है। नीचे देखेंगे तो बताया गया यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उसे देश में पता तथा भारत में माइग्रेशन करने की तारीख यहाँ दी जाए। ऐसा तो कुछ होगा नहीं दोस्तों, अगर है तो आप इसमें डिटेल दे सकते हैं। 6ठे नंबर में देखेंगे तो बताया गया दोस्तों वर्तमान ऑब्लिक पत्र व्यवहार का पता, वर्तमान मतलब जो दोस्तों कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है वो भर सकते हैं। बाकी आप चाहेंगे तो दोस्तों जो परमानेंट एड्रेस है वही आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको वही भरना चाहिए और वही आप भरेंगे। 7वें नंबर में देखेंगे तो बताया गया आयु तथा जन्म की तारीख अंक शब्दों में, जन्म की तारीख दोस्तों अंक शब्दों में यहाँ देखेंगे तो फिल होगा। जो भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल होगा। चलिए 8वें में देख लेते हैं। 8वें में क्या बताया गया शैक्षिक योग्यताएं जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष में दिए जाएं। स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ इसमें आपका स्कूल कॉलेज का नाम भरना है। यहाँ मतलब प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो आपने पास किया हो तो आप दोस्तों यहाँ वही सब भरिएगा जो जरूरत हो, जैसे हाई स्कूल का भर दिया, आईटीआई का आपने भर दिया, इंटर का भर दिया, नॉर्मली जो ये सब है जिसको ज़रूरत है वही भरिएगा। ऐसा नहीं है कि देश भर का नहीं भरना है, जो जो ज़रूरत है वो तो भरना ही भरना है आपका। हाई स्कूल और आईटीआई तो हर जगह जहाँ जहाँ जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा वहाँ आप जरूर भरिएगा। बाकी आपके पास और भी डिग्रियाँ हैं तो और भी भर सकते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या भरना है। यहाँ स्कूल का पूरा डिटेल्स भरना है, आपने कब प्रवेश लिया, कब छोड़ा, कौन कौन सी आपने परीक्षाएं पास की हैं, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ भरना है। चलिए 9वें नंबर में देख लेते हैं। 9वें नंबर में क्या दिया है। 9वें नंबर में देखेंगे तो बताया कार्यालय या फर्म के यदि कोई पूर्ण विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहाँ वह इस समय काम कर रहा हो। ये उनके लिए दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम में अगर किसी प्रकार के एम्प्लॉय हैं तो उनका डिटेल्स देना, बाकी किसी नॉर्मल कैंडिडेट को इसमें किसी प्रकार का डिटेल्स नहीं देना है। इसमें देखेंगे तो बताया पद का नाम जिस पर काम किया हो या कर रहा हो अथवा कार्य का विवरण। यहाँ देखेंगे तो अवधि कब से कब तक किया या कर रहे हैं ये सब बताया गया। कार्यालय, फर्म, संस्थान का पूरा पता, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण, ये सब उनके लिए जो प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं। अगर सरकारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो छोड़कर अगर जॉब करना चाहेंगे दोस्तों तो उनके लिए एनओसी लगेगा, तो एनओसी भी देना होगा दोस्तों। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चलिए और नीचे देख लेते हैं 10वें नंबर में क्या भरने को बोला गया है। 10वें नंबर में देखेंगे क में बताया गया दोस्तों कि क्या आप कभी न्यायालय द्वारा कभी अपराध या गिरफ्तार किए गए। ये इसमें अगर किसी प्रकार केस वगैरह चल रहा हो उनके लिए दोस्तों, अगर किसी प्रकार केस चल रहा हो तो आप इसमें विवरण दे सकते हैं। खैर में देखेंगे तो ये सब कहा गया है कि क्या प्रमाणित प्रपत्र को भरते समय कि आपके पास किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण अब्लिक संस्था के समझ कोई विचाराधीन है या कोई केस वगैरह चल रहा है उनके लिए। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। इसमें अगर हो ऐसा तो भर सकते हैं, अन्यथा छोड़ देंगे इसको। चलिए नीचे देख लेते हैं इसमें क्या बोला एक घोषणा पत्र है दोस्तों। बोला गया है कि मैं इस बात की घोषणा करता या करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। यदि इसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊं या दी जाऊं, चयनित की गई हूं तो उसमें सेवा से हटा दिया जाऊं या हटा दी जाऊं। ये सब घोषणा पत्र है दोस्तों। यानी ये जो प्रपत्र 2 है उसमें जो भी आप जानकारी दिए हैं, इसमें कहा गया कि जो भी आप जानकारी दिए वो सही और सटीक है। अगर गलत होता है तो उसके लिए आपको मतलब जो आपको जॉब वगैरह मिल जाए उसके बाद भी हटा दिया जाए, सब घोषणा करना है। अब यहाँ देखेंगे तो दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है। यहाँ अभ्यर्थी जो है जिन भी कैंडिडेट पर रहेगा वो दोस्तों अपना हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पूरा पता लिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो प्रपत्र 2 है उसमें दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो उम्मीद है कि समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन समझाता चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों प्रपत्र तीसरे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी मांगी गई है।
अगर कुछ जानकारी छूट जाती है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बाद में भी उस चीज़ को बता दूंगा। चलिए तीसरे नंबर में देखते हैं, तो सॉरी तीसरे प्रपत्र में क्या बताया गया है। तीसरे प्रपत्र में देखेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का रोल नंबर है, और ये देखेंगे तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इंडेक्स कार्ड है दोस्तों। इसमें चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। यहाँ देखेंगे तो बताया गया हिंदी देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखना है, हिंदी में, और अंग्रेजी में आपका ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। पिता या पति का नाम, यदि विवाहित स्त्री हो तो, यदि विवाहित स्त्री हो तो पति का नाम, अन्यथा आप जानते हैं कि पिता का नाम लिखना है। यहाँ देखेंगे तो बताया गया जन्म तिथि आपको अंकों में लिखा होगा, शब्दों में आपको लिखना होगा। स्थायी पता लिखेंगे, व्यवहारिक पता नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखेंगे, और सेम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और सेम ही लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अदर भी लिखना चाहते हैं, व्यवहारिक पता भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी सेम लिख देंगे, यानी स्थायी पता ही लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नीचे और देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। सेवा या पद का नाम जिससे के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, सेवा या पद का नाम, पद का नाम है दोस्तों आपका सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। एक बार और सुन लीजिए, जो आपका पद का नाम है दोस्तों वो है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। या नीचे देखिए क्या बोला, क्या आप अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति ऑब्लिक अन्य पिछड़ी जाति स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित सेना सेवा विमुक्त इमरजेंसी कमीशन अधिकारी ऑब्लिक शार्ट कमीशन अधिकारी विकलांग अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं, यदि हाँ तो वर्ग, जाति, उपजाति, शैक्षणिक तथा पारिवारिक योग्यताएं इसमें भरना है दोस्तों। अगर मान जाए आप एससी के कैंडिडेट हों, एसटी के कैंडिडेट हों, ओबीसी के कैंडिडेट हों, या स्वतंत्रता सेनानी हैं, या फ्रीडम फाइटर हैं, जो अगर हैं तो आप दोस्तों इसमें बताया गया कि वर्ग और जाति, यानी वर्ग मतलब जैसे दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो अपना लिखेंगे। अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो ओबीसी यहाँ लिखेंगे। जाति में अगर जैसे यादव हैं तो आप यादव लिखेंगे। उपजाति जैसे यादव की अहिर होती है तो आप अहिर लिखेंगे। आप जिस भी जाति के होंगे उसका उपजाति होगा तो आप यहाँ लिख देंगे, और जो उस कैटेगरी में आएंगे वो अपना लिखेंगे दोस्तों। चलिए नीचे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है परीक्षा जिनमें उत्तीर्ण किया हो, विषय जो परीक्षा लिए हों, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी, यानी जो इसमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है दोस्तों, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दीजिए। श्रेणी मतलब कि जिसमें पास हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या अगर ग्रेड हो तो आप ग्रेड लिखते हैं। चलिए नीचे और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। नीचे देखेंगे तो दोस्तों बताया गया विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। जो कैंडिडेट इस समय दोस्तों अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जैसे नॉर्मल कैंडिडेट के किसी प्रकार का ये नहीं है। देखेंगे तिथि से कब तक जिस पद पर काम किया हो या कर रहे हो उनका नियुक्ति स्वरूप यहाँ दे रहे हैं, वेतन क्रम का वेतन, सॉरी वेतन क्रम तथा वेतन बताया गया। जो कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट में एम्प्लॉय हो उनके लिए, और वो कैंडिडेटों को एनओसी भी देना होगा। चलिए और नीचे देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया दोस्तों। नीचे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि देशक प्रपत्र इंडेक्स कार्ड, कृपया इस प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं। यानी दोस्तों इसमें जो भी डिटेल्स मांगा गया उसको भरना है, और आप जानते हैं इन सभी को आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो लेकर जाना भी है। यहाँ देखेंगे तो दोस्तों बताया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, और कोड दिया गया 226010। यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपकी ये डीवी वेन्यू है। चलिए नीचे देख लेते हैं प्रपत्र 4, ये लास्ट प्रपत्र है दोस्तों। इसमें देखेंगे तो कैंडिडेट का यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, रोल नंबर दिया होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ देखेंगे तो कैंडिडेट का नाम लिखा होगा इंग्लिश में। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो इसमें भी देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही मांगा गया, थोड़ा और इसमें डिटेल्स में मांगा गया। इसमें देखेंगे तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज किए थे दोस्तों, इसमें देखेंगे विषय वो आपको लिखना है। तो इसमें एक दो लिख के बता दिया गया है दोस्तों कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है वो अपने सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ हाई स्कूल का डिटेल्स में बताया गया कि आप कितना कितना अंक प्राप्त किए, कितना अंक का हाई स्कूल में था आपका, ये बताया गया है। इंटर में सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो सब बताएंगे, कितना आपको अंक मिला, कितना अंक का पेपर होता है, ये सब डिटेल्स आपको देना है। ग्रेजुएशन वाला है तो ग्रेजुएशन इसमें डिटेल देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ अपना देंगे, प्रातांक पूर्णांक अपना लिखेंगे। यहाँ देखेंगे अन्य परीक्षा यदि कोई हो, यानी और भी आपके पास इसमें जो जैसे दिया गया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी और भी कोई आपके पास डिग्री है यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसका भी आप डिटेल्स दे सकते हैं। इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है दोस्तों। और इसमें देखेंगे तो योग करके बताया गया है दोस्तों कि आपको कितने में से कितना अंक मिला, सारा कुछ इसमें लिखेंगे। और नीचे देखेंगे तो बताया गया जिसमें श्रेणी उत्तीर्ण हो, यानी अब दोस्तों किस श्रेणी में पास हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या ग्रेड वगैरह जो भी आप इसमें डिटेल्स लिखेंगे। इसमें आप जो भी हाई स्कूल में कितना अंक आपको मिला, कितने में से कितना मिला,
इंटर में कितने अंक मिला आपको, ग्रेजुएशन में कितना अंक मिला, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना अंक मिला, कितने में से, या और भी आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो उसका भी आप डिटेल्स लिखेंगे और श्रेणी लिखेंगे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस भी श्रेणी से आप पास आउट किए हों। नीचे देखेंगे तो दोस्तों बताया गया है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त पृष्ठ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। और यहाँ देखेंगे तो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा, यानी कि आप यहाँ घोषणा करेंगे कि मैंने जो भी जानकारी दिया वो सही और सटीक दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को जानकारी पसंद आया होगा। मैंने यहाँ देखेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर था उसके बारे में आपको जानकारी दे दिया, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 के बारे में एक एक लाइन बताया गया। अगर इसमें किसी प्रकार की जानकारी छूट गया है दोस्तों तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। बाकी विभाग संख्या के दोस्तों बारे में मैंने बताया कि विभाग संख्या के बारे में मुझे डिटेल जानकारी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि गलत बता के कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आप उसको छोड़ भी सकते हैं, अगर पता है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे दोस्तों तो आप वहाँ पर पूछ कर लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप गलत भर देंगे, वहाँ जाएंगे तो आपको 3-5 करेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप छोड़ दें, वहाँ जाकर अपना पूछ कर भर देंगे। छोटी सी जानकारी है दोस्तों, उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। बाकी चलिए कुछ और भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। आपका पद का जो नाम है दोस्तों सहायक बोरिंग टेक्नीशियन है। विभाग का जो नाम है मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ है। और ये आप जानते हैं दोस्तों फॉर्म जो आया था 2019 में आया था, रिजल्ट 2022 में आया था। पीटी तो डीबी के लिए जो रिजल्ट आया था दोस्तों आपका 3 मार्च 2023 को है। डीबी डेट के लिए जो नोटिस आया दोस्तों 16 मई 2023 को आया। 486 पोस्ट के लिए दोस्तों ये भर्ती निकाली गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, तो 2832 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और इसमें कितने सीटें हैं दोस्तों, तो यूआर की 248 हैं, ओबीसी की 129, एससी की 101, एसटी की जो दोस्तों 8 सीटें हैं। कुल 486 पोस्टें के लिए 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और कटाफ क्या है दोस्तों, तो यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का जो कटाफ है दोस्तों 54 नंबर है। एसटी का जो कटाफ है दोस्तों 41.75 है। फीमेल का जो कटाफ है दोस्तों 35.75 है। और फ्रीडम फाइटर जो कैंडिडेट उनका 48.50 है कटाफ। और एक्स सर्विसमैन का 7 नंबर कटाफ गया है। बाकी चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो तो मैंडेटरी है, उसको लेकर जाना ही जाना है। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है तो भी आपके पास नहीं है तो काम चल जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र। बहुत से कैंडिडेट परेशान है कि जाति प्रमाण पत्र नया लेके जाना है या पुराना लेकर जाना है। जैसे ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हो दोस्तों उनको उनका जाति सर्टिफिकेट लगता है, क्रीमी लेयर वालों को जाति सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है। बाकी यूआर और ईडब्ल्यूएस को किसी प्रकार का जाति सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना। ओबीसी, एससी, एसटी को जाति सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और जाति सर्टिफिकेट दोस्तों अगर फॉर्म भरने से पहले का है तो भी आप लेकर जा सकते हैं। अगर नया भी है जाति प्रमाण पत्र दोस्तों तो भी आप लेकर जा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जो यूपी-SC का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें नया ही डॉक्यूमेंट चल रहा है दोस्तों, यानी जाति प्रमाण पत्र, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आप भी नया लेकर जा सकते हैं, पुराना है तो पुराना लेकर जाइए, दोनों है तो दोनों लेकर जाइए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों नया है तो नया लेकर जाइए, पुराना है तो पुराना लेकर जाइए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बट जाति प्रमाण पत्र जो दोस्तों मैंडेटरी है आपको लेकर जाना ही जाना है। SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है उनको जाति सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाएंगे। अब ये दोस्तों पुराना वाला है तो लेकर जाएंगे, नया मान्य होगा या नहीं मान्य होगा मैं 100% नहीं कह सकता, बट आपके पास नया हो तो नया लेकर जाइए, पुराना हो तो पुराना लेकर जाइए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। और 10th का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना है और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जो 4 ट्रेड दिए गए उसमें से किसी भी आप ट्रेड से पास आउट हैं तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। अदर भी कैंडिडेट वाले जो अदर ट्रेड के कैंडिडेट डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं वो अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। बाकी अगर उनको मान्य किया जाता है या डीबी से बाहर कर दिया जाएगा वो तो बाद में देखा जाएगा, जो भी हो दोस्तों। आधार कार्ड आपको लेकर जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा दोस्तों उसका फोटो कापी आप करा कर लेके जाएंगे। फोटो कम से कम 10-12 ले लीजिए, वैसे तो 4 बताया गया बट आप 10 से 12 फोटो ले लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मैंने दोस्तों बता दिया कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो नया हो तो नया लेके जाइए, पुराना हो तो पुराना लेके जाइए। जाति सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र के बारे में बता दिया, नया हो तो नया लेके जाइए, पुराना हो तो पुराना लेके जाइए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जो प्रेजेंट टाइम में अगर एम्प्लॉय हैं दोस्तों उनके लिए NOC लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, वो अपना लेकर जाएंगे। जो भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन हैं दोस्तों, उनके लिए जो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन है। और इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों उनके लिए लगेगा जो कैंडिडेट
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट जो फीस में छूट लिए हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी किसी कैंडिडेट का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जिन्होंने फीस में अगर छूट लिया है तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है, बाकी किसी कैंडिडेट को इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना है। भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए दोस्तों बता दिया। बाकी फिर रिसिप्ट वाला जो मैटर है दोस्तों, तो आप एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें देखेंगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। उसमें आपका डेट कब है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कितना रुपये आपका फी पेमेंट कर रहता है, कौन सा बैंक डिटेल है, सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आप अपना देख लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया। अगर इसमें कुछ जानकारी छूट जाता है दोस्तों, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ तो आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दिक्कत ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद छटने के बाद बहुत दुख होगा। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जब जाएं तो आप अच्छे से जानकारी दें और सही और सटीक जानकारी दें, धोखाधड़ी का मामला ना करें, नहीं तो बाद में आप ही को पछताना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। और जाते जाते एक दोस्तों और बात बता दूं, आप इसके लिए एक अलग से फाइल बना लीजिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाएंगे उसका 2-2 3-3 फोटो कॉपी करा लेंगे। और जो 4 प्रपत्र है और एक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है दोस्तों, इसको भी आपको लेकर जाना है। सारा कुछ इसमें फिल जो 4 प्रपत्र में करना है वो फिल कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस लेटर का, उसको भी निकलवा लीजिएगा। और एक फाइल कर दीजिए, फाइल में अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए तो लेकर जाइए, कि वहाँ आपको दिक्कत ना हो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जब सामने आप उपस्थित तो आप वही डॉक्यूमेंट दें जो आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ले जाकर वहाँ फैला दें तो दिक्कत होगा, अभद्रता प्रकट होता है। इसलिए आप सही और सटीक रूप से लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।